बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें दो बहुत ही अहम और अपने अपने शोबे के बड़े शानदार लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। पहली जो मेरी मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ इस हवाले से हमारे शोबे से भी है कि वो होस्ट भी रहीं, वो राइटर भी हैं और उसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी हैं, MPA रहीं वो। ये अलग बात है कि उनके शौहर भी एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कमाल के राइटर हैं, मगर जनाब ये भी हर मामले में उन्हें टक्कर देती है। इनकी अपनी जो शख्सियत है उसकी बड़ी पहचान है, उस बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत की ये मालिक हैं, जिसे कहते हैं ना दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को टक्कर देते हैं अपने अपने शोों में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमना उल्फत साहिबा। वेलकम टू द शो आमना साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसी शाह साहब कि आपने बुलाया, मौका दिया, और मैं तो बहुत शौक़ से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी शख्सियत जो है वो हर पहलू से मैं समझती हूँ कि ज़बरदस्त है, और आप हमें मौका देते हैं और बहुत सारे नए टैलेंट को भी मुतारिफ़ करवाते रहते हैं। नहीं, आपका बड़ापन है, आपका कहना ही हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम बढ़ते हैं ज़रा अपने दूसरे मेहमान की तरफ। आपका तजुर्बा है हर हवाले से, एक सीनियर आप सेलिब्रिटी हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही उम्र में जूनियर हैं। ये अलग बात है कि अपने शोबे में काम उनका भी बड़ा है, और ये जनाब छोटे उस्ताद कहलाते हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का और मौसीकी का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख अली मून साहब। वेलकम टू द शो फ़र्रुख अली मून, वेलकम टू द शो। सजन दे हथबा साड़ी, सजन दे हथबा साड़ी, की करे आका चढ़ वेड़े की करे आका चढ़ वेड़े सजन दे हथबा चढ़ वेड़े सजन दे हथबा साड़ी, सजन दे हथबा। आप कितनी उम्र से गा रहे हैं? मैं आई थिंक 6 साल की एज से गा रहा हूँ। और फिर 10-11 साल में आपने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू? मैंने काफ़ी ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे 6 साल की 7 साल की एज में परफॉर्म किया था, जिसमें बहुत ही शगन अली खान साहब के साथ मैंने हाँ मैं जानता परफॉर्म किया था। बहुत पाकिस्तानी लेजेंडरी आर्टिस्ट थे। उसके बाद फिर मुझे देखा गया दूसरी कंट्री में। ठीक तो है। उन्होंने खुद मुझे बिना ऑडिशन के मुझे चाहा कि मैं आऊँ। अच्छा, आपकी दुआओं से। वो जो छोटे उस्ताद उस प्रोग्राम का गालिबन होता उसी में आप, तो आप जीत के आए थे? हाँ, मैं फर्स्ट रनर अप था। फर्स्ट रनर थे। आजकल जीतने का सीजन चल रहा है पाकिस्तान का। आमना उल्फत साहिबा, ये फरमाइए, इतने सारे आपकी शख्सियत के पहलू हैं। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आप ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए भी आप काम करती हैं, पॉलिटिक्स है, फिर होस्टिंग है, यानी कि जर्नलिज्म है। इतने सारे शोबों में कैसे तकसीम करने के बाद और फिर कैसे अपने आप को इकट्ठा कर लेती हैं, और फिर नासिर साहब जैसा अपना मसरूफ आदमी। खाना भी खुद पकाती खाना उनके लिए, नासिर साहब के लिए, सबके लिए। वाकई सही बात या ये है कि बस कुक को हिदायत दे ना देते? ना ना, खुद पकाती हूँ। अच्छा। शौक है। वो तो देखिए हमारा आपका तय हुआ है कि नासिर भाई और आप दोबारा इकट्ठे आएंगे, इसलिए बहुत सारे सवाल मैं उस दिन के लिए उठा रखे हैं मैंने। चले ठीक। देख रहा था कि इस कदर प्रिटी वाइफ हो, जो शुरू में जब तस्वीरें देख रहा था मैं, मगर नासिर साहब ने सारी जिंदगी एक्शन लिखा ज़्यादातर, इसकी क्या वजह है? असल में देखिए ना तस्वीरें देखिए आप, तो रोमांटिक सीन लिखने चाहिए थे उन्हें। असल में बेसिकली तो वो इंतहाई रोमांटिक आदमी है। हाँ, लेकिन वो मौला के मूवी में अब तक रोमांस लिखते रहे। अंदर से उनके कोई तूफान है एक, जो कि अंदर ही छुपा बैठा है। वो सिर्फ जब कलम हाथ में आता है ना तो तब वो फटता है। अदरवाइज वो बड़े कूल माइंडेड आदमी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बड़ी बड़ी शरारतें भी खामोशी से कर जाते हैं। अच्छा, मसलन मसलन ज़ाहिर शोबिस के आदमी क्या नहीं करते होंगे। हेलो,
तो वो तो खुद बताते हैं, कहने लगे एक दिन बता रहे थे, कहने लगे मैंने हाथ पकड़ लिया। पता नहीं किस किसका पकड़ा होगा, हमें क्या पता। मैं तो उनका पॉडकास्ट बहुत डरते डरते देखता हूँ। तूफान साबित हो रहे हैं उनके वो जो है। तो नासिर भाई की बात हम करेंगे जब वो साथ में होंगे, मगर मैं ये ज़रूर आपसे अभी जानना चाहूँगा कि जब ये तारीखी एक तारीख का हिस्सा है ना, आप भी आपकी अपनी शख्सियत है, मगर नासिर साहब के इस हवाले से भी, मौला जट के हवाले से, कोई भी शख्स जो मौला जट से, शेर खान से या चंद वरियाम से जुड़ा हुआ है, वो तारीख का हिस्सा है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। तो जब ये जुमले आपकी नज़र से गुजरते थे, और तो कोई ख़ास बात आपको याद आती हो, आपने पढ़ी हो पहले, तो आपने कोई राय दी हो, कोई बात की हो, आपके हाफजे में हो कोई ऐसी बात? मौला जट मैंने फेयर की थी उस जमाने में बैठ के। अच्छा, जी हाँ। वो तो चूंकि सरगोदा के थे, ख़ास कल्चर है ना हमारे इलाके का, उसमें डांग का भी एक कल्चर है, दुद्धा का भी, मज्जा का कुल्हाड़ा भी, वो सारा वो एक ख़ास कल्चर है। उसको कहीं बिल्कुल बयान कर दिया, कहीं एग्जेजरेट कर दिया, कहीं फिल्मी जो लाइसेंस है वो ले लिया, और सारे का सारा। मगर आप उससे आशना थी जब आप पढ़ रही थी? आपका ताल्लुक भी सरगोदा वगैरह से है? नहीं। अच्छा, मैं तो सरीहन लाहौर के, मेरे जो वालिद आपके थे, लिए तो सारा कल्चर ही अजीब सा होगा कि एक ही हो रहा है। मेरे लिए ये फिल्म इंडस्ट्री नई थी। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं जब पैदा हुई तो उस वक्त मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे और एक्टर भी थे। पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म मेरे वालिद साहब ने बनाई थी, और सबसे पहली चूड़ियाँ मेरे वालिद साहब ने बनाई। ठीक है। पींगा, पलका, मलंगी, फिर मतलब लामतना ही उन्होंने 70s तक वो फिल्में जो थी उनकी बड़ी नाम होता था। ब्लैक एंड वाइट दौर था, तो वो तो हमारे घर में उस दौर में फिरदौस साहिबा और ये जितनी लैला, अकमल और मसूद राना साहब को वालिद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर शौकत जो थे अपना सिंगर शौकत अली साहब, अच्छा, उनको इंट्रोड्यूस कर, नगमा बेगम हयात हैं, उनको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। नज़ीर अली साहब को लाने वाले मेरे वालिद म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। अच्छा, मेरे वालिद साहब थे, तो वो उनका इतना बड़ा नाम था। तो मेरे लिए ये सारा जो था कल्चर ये नया नहीं था। तो फिर शादी भी नासिर अदीब साहब से होगी। तो वो फिर मेरे जहन में बचपन से ये था कि मेरे जहन में आइडियाज़ आया करते थे, तो मैं इनको ना चलते फिरते इनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल देती थी। कोई जहन में अगर आता था तो एक दिन मैंने ऐसे इनको कहा, मैंने कहा सुल्ताना नाम जो है ना, ये सुल्ताना डाकू भी था और सुल्ताना औरतों का नाम भी होता है। तो इन्होंने सुल्ताना डाकू फिल्म जो लिखी उसमें सुल्ताना एक औरत भी है और उसमें मर्द भी है। तो मतलब वो मतलब इस तरह की मैं उनके जहन में आइडियाज डाल दिया करती थी। तो सही मानों में कामयाब मर्द के पीछे आमना उल्फत खड़ी है। हाँ, मैंने ये ज़रूर किया कि मैंने उनको कभी तंग नहीं किया। ठीक है, वही हाँ, इतने बिजी होते थे कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि जी घर के कामकाज में या शादी ब्याह में मेरे साथ शिरकत करें या शॉपिंग कराने लेके जाएं या सैर तफरी के लिए लाजमी जाना है। मैं उल्टा बच्चों को भी रोकती थी कि नहीं, अब्बा काम कर रहे हैं। लेकिन वो अब्बू का इतनी बुरी आदत होगी कि वो इतने बिंदास हो गए, इतने लापरवाह हो गए कि उन्हें अब कोई काम करना नहीं आता घर का। वो बल्ब तक नहीं बंद कर सकते, बिल्कुल। वो उनको हमने स्पॉइल करके बिल्कुल खराब कर दिया। देखिए हमारा इतना प्यारा मुसन्निफ है, इतना सरगोदे भी शान है गया, तो फिर इन्ना तो बनता है ना जी। देखो वो भी तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत ही करते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। कुछ अर्सा पहले ना एक कपल आया, भी तो आप दोनों नहीं बैठे, वो कपल आया और वो उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की। अच्छा, वो मैं उनको समझाता भी रहा, सपोर्ट भी करता रहा। पहले जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कहना था। अब जब चल गया ना तो बहुत परेशान हुए। अब वो कहने के निकाले, मैंने कहा भाई अब तो ऑनर हो गया, अब हम कहाँ से ये फरमाइए, पॉलिटिक्स है, फिर सहाफ़त है, उसके बाद फिर समाजी काम है, ख़ास तौर पे आपकी शख्सियत के ये जो हवाले हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब क्या है? देखिए, मेरे दिल के करीब जो है ना वो है वेलफेयर। क्योंकि सियासत में भी आपको सबसे ज़्यादा जो मौका मिलता है वो वेलफेयर का मिलता है कि आप लोगों के काम आ सकते हैं। असेंबली में एक खड़ा हुआ MPA हर 1 मिनट पे एक नेकी का काम कर सकता है। तो ये जो अवामुन नाज़ गिला करती हुई नज़र आती है कि सियासत के शोबे में लोगों की जो तादाद है, रेशो जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं है, और अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मगर कसरत से अच्छे नहीं है। आप इससे एग्री करती हैं कि? बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सियासत में सारे लोग बुरे हैं। नहीं, बड़ा बड़ा शानदार, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं। फिर आप देखिए डेमोक्रेसी के हवाले से पूरी पाकिस्तान की तारीख में कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं अवामुन नास ने भी और सियासतदानों ने भी, इसमें कोई शक नहीं। तो लाजिम बात है, उनका
यकीन है जमहूरियत के ऊपर, तभी तो उन्होंने कुर्बानी दी और हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हुए। और यकीन कीजिए कि मैंने असेंबली में ये देखा है कि इतने नीट एंड क्लीन और लेजिस्लेशन में लोग खड़े होते थे और वो उनकी तादाद कम थी। अभी आपने बात की लेजिस्लेशन के हवाले से, अभी एक बिल की बात हो रही थी जो बच्चियों की शादी, बच्चियों की शादी के हवाले से उम्र की हद का जो हुआ है, तो 18 साल तक की जो उम्र की आप बता रही हैं और आपने भी उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आप समझती हैं ये दुरुस्त कानून है? और क्या सिर्फ वेस्ट की देखा देखी हमने ये कानून पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की? हमारे जो समाज की साख्त है और हमारी जो रहतल है, क्या उसके मुताबिक है ये कानून? आप समझती हैं इससे मसाइल नहीं जन्म लेंगे नए? 16-17 साल की उम्र में कोई शादी करना चाहता है और बलूगत हो चुकी है और कानून ये कह रहा है कि नहीं हम तो तुम्हें अंदर कर देंगे 3 साल के लिए, तो उससे जो मसाइल पैदा होंगे, क्या उसके हल के लिए मुआशरा तैयार है? हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम हर घर के मसला देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ कि कम उम्र में उनकी जबरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आपका ये अब वो पढ़ना चाहती मुझे है। आप 2 चीजें बताइए, क्या इसके ऊपर सैर हासिल बहस हुई असेंबली में? इसके ऊपर बहुत बहस हुई, इसके और ऊपर अब बहुत ज्यादा काम हुआ है। ठीक है, अब आप इस नतीजे पे पहुंची हैं और आप लोग कि 18 साल की उम्र तक बच्चा और बच्ची जो है वो शादी नहीं कर सकेंगे, और कानून क्या कहता है कि जो अगर करेगा तो उसके लिए सजा है। सजा है, कितनी सजा है? जो पढ़ाएगा निकाह, हाँ, उसके लिए 1 साल कैद है, ठीक है, और गालिबन 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो अब वो इंतजार करेंगे? आपको लगता है सब इंतजार करेंगे 18 साल का? ऑलरेडी बहुत सारे, अक्सरियत तो 18 साल के बाद ही शादियां होती हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे इतराज़ नहीं कर रहा, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक पाकिस्तानी कंसर्न पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये हक भी रखता हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत से समझना चाह रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ जो भी आप लोगों ने सोचा वो आपने बहुत उस पर बहस की, बहुत आपने गौर किया, और आपका जो सोचना है वो तमाम के तमाम माशरे के जो तबकात हैं उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 17.5 साल की उम्र में, कुछ ऐसे हालात हैं, किसी को पेपर चाहिए, किसी को मुल्क से बाहर जाना है, किसी बच्ची को बाहर जाना है, या और कोई फैमिली में ऐसी चीज़ है, किसी के बुजुर्ग इस दुनिया से जाने वाले हैं और 17.5 साल से 18 साल से पहले वो शादी करना चाहते हैं, तो कानून तो ये कह रहा है कि हम अंदर कर देंगे, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या कोई रास्ता छोड़ा गया इस कानून में कि नहीं है? उसकी मंगनी कर दें। मैं तो ये कहूँगी फिर उसकी मंगनी कर दें, और क्या। और मंगनियाँ होती हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं, 5-5 साल चलती है। अच्छा, और अगर दो लोग, अब मैं जेन्युइन आपसे सवाल करूं, 2 मोहब्बत करने वाले ये समझते हैं कि वो बालिग हो चुके हैं, वो कमाना भी उन्होंने शुरू कर दिया और वो साथ रहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 18 साल से पहले हम इकट्ठे नहीं रहने देंगे? मसाइल जो है ना, दोनों सूरतों में देखें, इस तरह से कम मसाइल पैदा होंगे। अच्छा। इस कानून के ना होने से वो तबका जो बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, छोटी छोटी उम्र में जायदाद के लालच में बच्चियों को बड़े उम्र के लोगों के साथ बांध दिया जाता है। तो आपका ये समझना है कि इससे सिर्फ फायदा होगा बच्चियों को, खासतौर पर नुकसान कोई नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। और मेरा और जो माशरे की साख्त है, जो फैब्रिक है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि देखें, मोर देन मेरे ख्याल में 70% घराने जिनको मैं जानती हूँ, सब ने अपनी बच्चियों की शादियाँ जो है वो 18 साल के बाद ही की। और लेकिन जिनको आप नहीं जानती हैं या जो मुख्तलिफ तरह की सोच के मालिक हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा चूंकि कानून बन गया है। 1-2 साल के इंतजार में कोई क़यामत नहीं आने वाली। 2 साल पलक झपकते में गुजर जाते हैं, सोचने में गुजर, शादी कुछ नहीं होगा उन लड़कों। आ जाती है क़यामत कभी कभी। 3 महीने मेरे से लिखवा ले, वो बच्चा जो है वो यकीनन पहले से बेहतर होगा, वो लड़की भी पहले से बेहतर और मुमकिन है वो कानून का शुक्रिया अदा करे। देखिए, मैं आप इससे एग्री करेंगी कि चाहे असेंबली हो, चाहे इस तरह के शोज़ हों, चाहे दोस्तों की बैठक हो, डायलॉग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हर तरह की फ़िक्र, हर तरह की सोच, बहुत सारी सोच पे आपका यकीन नहीं भी होता मगर आप उसे सुनते हैं, लेके आते हैं, क्या नताइज हो सकते हैं उसके, और फिर आप कवानीन बनाते हैं तो मैक्सिमम लोगों को उससे। देखिए शाहजी, कानून जो है ना वो किसी लॉजिक बेस्ड होता है, हवा में नहीं होता। आप जो डिबेट करते हैं, डिबेट से आप दलील के साथ बात करते हैं। जिस कानून की आप बात कर रही हैं, इसमें जो इस्लामी शरीयती कौंसिल है और दीगर जो मजहबी हल्के हैं मुख्तलिफ मसालिक के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ मसालिक के हवाले से भी मुख्तलिफ राय है इस हवाले से, उनको आपने ऑन बोर्ड लिया है आप लोगों ने? देखिए, असेंबली में अगर ये चीज़ें गई हैं और वहाँ से अगर अप्रूव हुआ है तो डेफिनेटली इस्लाम असेंबली के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं। उस असेंबली में इस्लामी स्कॉलर भी मौजूद हैं, और फिर हमारे स्कॉलर जो हैं, दीनी स्कॉलर जो हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। तो आप समझते हैं ये इज्तिमाई फैसला है? इज्तिमाई फैसला था। ठीक है, अब तो ये दुआ करेंगे कि इससे खैर बरामद हो, अल्लाह करे हमारे बच्चे बच्चियों के लिए और ओवरऑल माशरे के लिए इंशाल्लाह ताला। कोई यार रोमांटिक चीज सुना दें, वो तो कह रही है 18 साल से पहले। बिल्कुल, अब 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
कोई रोमांटिक चीज सुना रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा। नहीं, इनकी तो अब उम्र है ना, 24 साल के हैं ये। अच्छा, ये जो बात सुने 18 में आप कह नहीं कर सकता है, ये जो 6-6 साल तक ना मेरा करे उसके लिए मेरे को सजा है। वो भी कानून होना चाहिए। मुझे भी खतरा है। जी मून सर, आप सुनाइए, फिर मैं ब्रेक पे भी जाऊंगा। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मेरे ओ सपने सजाए, तेरे ही मैंने ओ सपने सजाए, तेरे बिन मैं सनम, क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो, जी उठे फिर से हम, तेरे बिन मैं सनम, क्या खुशी कैसे गम, तू नहीं तो मेरा दिल उदास, मुझे हर घड़ी है बस तेरी प्यास, मेरा दिल रहे तू रहे पास पास में, ऐसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल उदास, मुझे हर घड़ी है बस तेरी प्यास, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास के, ऐसा दीवाना। ये तो पूरा अखबार पढ़ सकते हैं इस ट्यून में। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आमना उल्फत साहिबा, वन एंड ओनली। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम फारूक अली मून साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए मतलब मैं आपकी बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस पर ले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो ये बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। तो जादुई संदूक की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा मून से ये पूछ लें कि इन्होंने कितना सीखा, चुके अगर ये 6-7 साल से गा रहे हैं तो सीखा कब इन्होंने? मून, आपने कब से सीखना शुरू किया था? मैं 6 साल की एज से स्टार्ट किया हूँ प्रोफेशनली गाना मैंने। तो उससे पहले गॉड गिफ्टेड ही है गाना, सुर जो होता है वो ता ही होती है, सीखने से भी नहीं आता। तो आजकल जो माहौल चला हुआ है, वो जिसका दिल करता है गाने को स्टार्ट हो जाते हैं, और पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली मेरा एतराज़ नहीं है, बट सीखना चाहिए, थोड़ा पूछना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रगलर्स बैठे हैं, जो कब से मेहनत करके बैठे हैं, उनका थोड़ा माहौल ख़राब होता जा रहा है। तो क्या एतराज़ है आपको इस सारी? आजकल तो कंप्यूटराइज ही माहौल बड़ा चला हुआ है, ट्यूनर का। ऑटो ट्यून। तो कोई भी सिंगर बन रहा है, वो ट्यून कर देते हैं, तो वो जो करेक्ट सुर होता है वो लगता है कि सेम गा रहा है वो आर्टिस्ट। तो मेरे ख्याल से इसको प्रॉपर्ली रियाजत से आना चाहिए। मगर अब आप तो नौजवान हैं, अब तो एआई और ये अब तो यही मैं इसी कह के रहा हूं। अंदर रह के आपने रास्ता निकालना है ना। या जिन लोगों को बहुत ऑर्गेनिक, बहुत ही ओरिजिनल काम पसंद है, वो सुनने वाले होंगे। अदरवाइज अभी एआई सबको रोक तो नहीं कितना सकेगा की हिट कर देगा, झूठी चीज को कहाँ तक लेके जाएगा? आप देखते हैं ज्यादा व्यूज नहीं, नहीं मैं होते, नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपसे रोक तो नहीं सकते ना। रोक नहीं सकते। आपको तो रास्ता निकालना है बट ना उसकी एक अपना। लिमिट है एआई की। ओरिजिनल सिंगर की लिमिट नहीं है। जब वो हिट होता है तो वर्ल्ड वाइड फिर रुकता नहीं है वो। एआई रुक जाता है, पर पहचान भी हो जाती है एआई की। तो ओरिजिनल जो सिंगर है या ओरिजिनल जो आर्टिस्ट है, ओरिजिनल ही रहता है। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉपर आर्टिस्ट है उसको दूसरों को भी उसी तरह आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसमें बाकी भी आप कोई समझते हैं कानून अगर साजी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होना। लो जो उन्होंने लाख रुपए जोड़ना शुरू कर दिया। तो किस उम्र तक इजाजत देंगी आप, किस उम्र तक नहीं देंगी? ये बात है। कानून साजी तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो रियाजत है ना, जब बच्चा पैदा होते ही शुरू होता है ना रोना, तो वो भी रियाज करता वही पैदा होता है। और यकीन माने कि अगर आप बच्चे की वो देखें ना, रोने की ट्यून देखें, तो कई दफा कुछ कव्वाल इस अंदाज से भी वो लय लगा रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही रोना शुरू कर दिया। तो वो ये कुदरती जो है ना सलाहियत रियाजत की, ये पैदाइशी है, आपको बस चले तो इस पर भी लेजिस्लेशन करवा दें आप, है ना? होनी चाहिए। और अगर आपने ये लेजिस्लेशन करा दी कि बेसुरा जो है या कलसुरा जो है उसको इजाजत नहीं है, इजाजत तो 70% फारिग होने वाले हैं। 2 साल के अच्छा जी, रिदा आइए। ये 18 साल से पहले आदमी किसी खजाने की तलाश में निकल सकता है कि नहीं?
मैं तो मेरी तो ये मैंने देख के खौफजदा हो जाती हूँ। मुझे तो ये कानून का ख़जाना और ये मुझे गालिबन आपके ये अहराम मिस्र में से ये जवाहरात जो है वो कहीं निकाल के ले आए। इससे मेरी बड़ी यादें वापसता है। वो कैसे? वो ऐसे, एक तो उसका बड़ा सैड वाक़या अच्छा। कि मुझे बहुत हमेशा से शौक था कि मैं जेवरात खरीदती थी और हर महीने मैं कुछ ना कुछ ले आती थी। और अचानक एक दिन 2 मैंने बगैर सोचे समझे औरतें रख ली मुलाजिम, और ठीक तीसरे दिन वो सारा कुछ मेरी अलमारी में से समेट के चली गई। ये तो वाकई में खौफजदा होने वाली बात है। लेकिन मैं इसके अलावा भी खौफजदा होती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे नज़र आता है कि नासिर अदीब साहब कुछ जेवर लेकर आ रहे हैं तो मैं डर जाती हूँ। अक्सर मेरी सालगिरह पे वो मुझे सोने का गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो अब जब जैसे ही वो सोने की कोई चीज़ लेकर वहाँ से वारिद होते हैं तो मैं पिछले कदम चलना शुरू कर देती हूँ। नहीं तो खुशी की बात है, डरती क्यों है? इसलिए कि उसका बिल मुझे देना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए मैं खौफजदा। अच्छा, वो लेके आते हो, कहते बिल दो। तो ज्वेलर का उधार मुझे उतारना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली मुझे तो बहुत संगीन किस्म के तजर्बात हैं। अच्छा, मैं समझा आप कहेगी कि नासिर साहब के हाथ में जब कोई जेवर आता है मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं मेरे लिए किसी और के लिए। मैं तो उस बिल से परेशान हूँ जो मुझे चुकाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। किसी और के लिए हो तो परेशानी नहीं है। वो देती फिर है। अच्छा जी, और क्या जनाब? वाह। गाड़ी। ये जो गाड़ी है इसको देख के मुझे 3 वाक़यात ऐसे याद आए हैं जो गाड़ी से वाबस्ता है। 3 दफ़ा मेरे से गाड़ी स्नैच हुई। अच्छा। जी हाँ। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारा अपना ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया। मैंने खैर उसकी रिपोर्ट की, वो SHO आया। मैंने उसे इस किस्म के क्वेश्चन किए कि इतने घंटे में ये गाड़ी कहाँ तक पहुँच सकती है, और अगर लाहौर से बाहर नहीं गई इस अरसे में तो कहाँ रास्ते कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चन मैंने उसे ये किया कि अगर ये लाहौर में ही है तो कौन कौन सी वर्कशॉप्स और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इसको तोड़ ताड़ के इसको बेचा जा सकता है। वो परेशान हो गया कि पिछली गड्डियाँ भी माननी है कि वो भी मैं पूछी। वो कहने लगा कि आप कहीं इंटेलिजेंस वगैरह में तो नहीं थी पहले, किस किस्म के आप क्वेश्चन कर रही हैं। मैंने कहा फ़िलहाल तो मुझे अपनी गाड़ी की फ़िक्र है, बड़ी हलाल की कमाई की थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि सन 2003 में 2002 या 3 के दरमियान में मैंने नई 2D खरीदी और मैं उसमें घर आ रही थी, लेट हो गए थे, तो रास्ते में डाकू उन्होंने आके रोक लिया। और फिर ये हुआ कि वो मुझे साथ बिठा के EME सोसाइटी तक लेके गए। अब वो मुझे कहे कि यहाँ उतरो, अरे हमने गाड़ी लेके जाना है। और आप अकेली थी? नासिर साहब भी थे? अकेली थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखें यहाँ पे बहुत सन्नाटा है और मुझे डर लगेगा, अब बड़े मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे ना जाए। वो मेरी बात मान गए। और उन्होंने फिर मुझे देख के कि जहाँ बल्ब हैं या जो थोड़ी सी रोशनी, उस इलाके में उन्होंने मुझे उतारा। इस अरसे में मुझे खोज लिया गया कि मैं गाँव। बहुत अच्छे। और वो फिर 2 घंटे के अंदर अंदर वो सारे के सारे पकड़े गए। और मैंने उनसे जो उनके पास चीज़ें वो लेके भागे थे वो सारा कुछ बाजियाब भी हो गया। बाद में डाकू ने कहा भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। तीसरी दफ़ा ये हुआ कि मैं MPA थी और मैं जा रही थी इस्लामाबाद एक सेमिनार में। तो सुबह ही सुबह फॉग बहुत थी, तो मैं घर से निकली तो वहाँ से अपना जो है मोटरवे से नीचे काला शाकाकू से GT रोड पे आ गई क्योंकि फॉग बहुत थी। तो वो मोड़ एमनाबाद से एक गाड़ी पीछे से बहुत तेज़ हाई बीम। अच्छा, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ड्राइवर रखती ज़रूर हूँ लेकिन उसको साथ बिठा लेती हूँ, चलाती मैं खुद हूँ गाड़ी। और इस इंसिडेंट में ड्राइवर था आपके साथ? ड्राइवर था। पिछले वाले में नहीं था? पिछले वाले में नहीं था। अब वो पीछे से वो हाई बीम कर रही है गाड़ी, तो मैं उसको रास्ता देने लगी हूँ तो वो उसने बराबर में आके गन्स मेरे बराबर में वो ले आया और उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको। अब मेरा ड्राइवर कह रहा है कि बाजी तुसी गड्डी नहीं रोकनी, नसा लो। मेरे ध्यान में बिल्कुल ये नहीं आया कि मुझसे गाड़ी छीनने। मुझे लगा कि मेरा कोई सियासी मुखालिफ है और मैं असेंबली में बहुत वोकल हूँ, ये मुझे मारने के लिए आए हैं। अभी मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी,
वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उतरे जीटी रोड पे, और गाड़ी के आगे वो 3-4 लोग गन्स पकड़ के खड़े हो गए, और उसके बाद उन्होंने पास आए, उन्होंने मुझे पिछली सीट पे मुंतकिल किया। और मैं हैरान हूँ, एक ट्रक गुजर रहे थे, ट्रैफिक थी, लोग थे, किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और वो मुझे उन्होंने पीछे शिफ्ट किया ड्राइवर के साथ, एक हमारे साथ बैठ गया, 2 आगे बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने आगे जाके एक नीचे गाड़ी लेफ्ट हैंड पे उतार ली, और उसके बाद वो एक कच्चे इलाके में होते हुए एक गांव में पहुंच गए। वहाँ पे एक दुकान के आगे उन्होंने खड़ा किया गाड़ी को, और उन्होंने कहा कि अब आप हमारी गाड़ी में शिफ्ट होंगी, और आपकी गाड़ी हमारा बंदा लेके यहाँ से वो पार हो जाएगा इलाका गैर में। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस ये बता दें कि जो एमपीए की प्लेट लगी हुई है, ये एमपीए कौन है? मैंने कहा मैं खुद हूँ। कहता हुण मारे गए। ਅਸੀਂ तो क्या सी कि अपना गड्डी किसी ने ला ली होगी एवं है, तो ये तो आप खुद हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम पूछा। कहते हैं हाँ, हमने देखा टॉक शो में आप बैठी होती हैं टांग पे टांग रखे और बड़ी बहस करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद मुझे 3 घंटे यरगमाल रखा, और 3 घंटे वो मुझे बातें करते रहे सियासत के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, और फिर करते करते बातें कह लिया हमें समझ नहीं आ रही हम आपसे इतनी बातें कर क्यों रहे हैं, हमने तो कभी किसी से बात नहीं की, आप हमें बहुत मुनासिब लेडी लग रही हैं, आपका किस घराने से ताल्लुक़ है? मैंने कहा जी उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया? हाँ, मैंने कहा जी मेरे जो वालदा थी वो मौलाना अशरफ अली थानवी की नवासी थी। तो दूसरे को कहता वो ये बड़ी गलती हो गई है, वो तो असी तो ना दे मुरीदे गया, वो जामे अशरफिया के कहीं सारे मानने वाले थे वहाँ पे जाते थे। तो कहने लगे कि हुण साडी खैर नहीं, कहता है उसे फ़ोन करो, अगर वो नहीं पार हुआ तो उसको बुला लो गाड़ी को वापस। अच्छा। मैंने उन लोगों ने बाकायदा कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी पार हो चुकी थी। उन्होंने फिर मुझे हाफजाबाद में उतारा, और उन्होंने मेरा जेवर वापस किया, मेरे पैसे वापस किए, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी आपको वापस कर दें, बस आप 2-3 दिन आपने हमें वो पुलिस को नहीं इतला देनी। लेकिन वापसी में मैं पुलिस के पास गई, वहाँ पे इलाका जो एमनाबाद का SHO था, उस SHO ने बजाय इसके कि वो मेरी बात सुनता, मैं MPA थी, उसने कहा यहाँ पे बड़े लोग ड्रामे करते हैं, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी होगी इसलिए आप ये ड्रामा कर रही हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त MPA हूँ और तुम मुझे कह रहे हो, आम बंदे के साथ तुम क्या करते होगे, क्या नहीं करते होगे? तो कहता है हमें नहीं परवाह, आप जाएं यहाँ से बीबी। उसने मुझे डांट के भगा दिया। एक SHO ने जी एक मेंबर पार्लियामेंट को भगा दिया। मैं सीधी आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, उनको सारी रिपोर्ट की, उन्होंने कहा आप असेंबली में इसको तहरीक इस्तकाक पेश करें। मैंने प्रिविलेज मोशन पेश की। अब प्रिविलेज मोशन के बाद ये होता है कि वो फिर हर हाल में उस इलाके के DSP को या SP को जवाब देना, कार्रवाई करनी पड़ती है। वो फिर ये हुआ कि सारी के सारी वो पुलिस मुतहर्रिक हुई। उस वक्त के CM जो थे उन्होंने एक्शन भी ले लिया, TV पे ब्रेकिंग खबरें चल गई, और विदिन 1 वीक वो डाकू सारे मारे गए। उनकी फिर उन्होंने मुझे शनाख्त करवाई और उन्हें मुझे दिखाया। और तीनों मरतबा नासिर साहब का क्या रिएक्शन था? नासिर साहब तो हमेशा की तरह हैरान थे। तो उनको सोच रहे होंगे कि मैं इस सीक्वेंस को कौन सी फिल्म में डाल सकता हूँ। तो परेशान नहीं थे आपके लिए? नहीं, वो परेशान तो बहुत होते हैं। परेशान होते हैं? हाँ, बहुत परेशान होते हैं। परेशान होने में तो माहिर हैं। नहीं, वो जो कंसर्न वाला जो परेशानी होती है, अगली बार तुम देखो ड्राइवर को लेके जाना। आप भी राइटर हैं, आप लिखारी हैं, आपको पता है कि लिखारी हर चीज़ को अपने दिल से महसूस करता है, ठीक है ना? तो वो दिल से महसूस करते, तो हमें ऐसा लगता है कि दिल से महसूस कर रहे हैं। क्या बात, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे जी, आप दोनों को ऐसी हमेशा, आप दोनों को खुश रखे और दोनों को मुख्तलिफ हर तरह के मसाइल से बाकी जो कहा आपने कहा। ऐसा करते हैं, आमना साहबा से पूछते हैं कि आमना साहबा कुछ सुनना चाहें अगर तो। जी, मुझे ना इन्हीं के रिलेटिव भी हैं, रफाकत अली खान। हाँ। उनका वो जो है ना चांद से चेहरे, वाह, सदका सदका। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, चांद से चेहरे
का सदका भी उतारा कीजिए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आमना उल्फत साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूख अली मून साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? सर हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, लेकिन उससे पहले आमना साहिबा से कुछ पूछना चाह रही थी। वो 18 साल वाले मामले में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चल पूछिए जो भी पूछना है। आमना साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाही थी, जो आपकी अपनी शादी है वो मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज? मेरी अपनी शादी बिल्कुल सही है ना। और आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी? सही है ना, अरेंज थी। आपका इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है? पता चलना चाहिए ना कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, अरेंज मैरिज में या लव मैरिज? नहीं, मैं तो अरेंज मैरिज के हक में हूँ। तो इसका मतलब है कि बहुत खुश होंगी आप, लाजिम बात है कि Arrange marriage बुजुर्गों के फैसले से। ये भी कानून बनना चाहिए। मोहब्बत की दुश्मन बन के सामने आ रही हैं आप। जी मेरा आमना साहिबा से सवाल है कि आप सियासतदान हैं और आपके शोहर मारूफ मुसन्नफ़ हैं। घर में किसका स्क्रिप्ट चलता है? मेरा आपका खत्म खत्म। जी फ़र्क आपकी जो उम्र है इसमें, तो लोग कहते हैं कि छोटे तुम चुप कर जाओ, लेकिन आप छोटे उस्ताद बन गए, आपको कैसा लगता है? ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मेरी छोटी सी एज में पहचान बनाई गई, जो कि बहुत मुश्किलों से बनती है। बहुत मेहनतें की जाती, लेकिन वो रिटर्न नहीं मिलता। सो आई एम लक्की। मुझे दूसरी जगहों पे भी लोग जानते हैं, मेरा शो पूरी दुनिया में देखा गया। सो आई एम, ये माँ बाप की दुआएं हैं और लोगों का प्यार है। वाह। जी आमना साहिबा, नासिर साहब की फिल्म का एक मशहूर जुमला है, वे मोलिया गंडासे दियाँ चूड़ियाँ चाड़ लै। कभी आपने गुस्से में ऐसा कहा हो और नासिर साहब ने आगे से कहा हो, ऐ तो फिल्म लई सी? मैं तो हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहती हूँ। वैसे घर में जो है कौन गंडासे वाला मशहूर है, आप या नासिर साहब? मैं। आप स्ट्रिक्ट हैं? तो सिर्फ बच्चों के मामले में हिटलर थी या नासिर साहब के मामले में भी थी? वाकई मतलब एक स्टेज आई कि मैंने खुला छोड़ दिया। अच्छा। उससे पहले थोड़ी सी थी, बस फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये एक राइटर जो है ना, Artist उसे है। बांध के नहीं रख सकते। वाह। ये बात है। उसको आपको खुला मैदान देना है। मैदान खुला होगा तो सर पर घोड़ा दौड़ाएगा। तो ये जो है, ये कुलिया अगर हमारी खवातीन को समझ आ जाए और खामिंदों का वो पीछा करना छोड़ दें, तो खामिंद उनका पीछा करना शुरू कर देंगे। ये जो पीछा करना होता है ना, उससे वो स्पॉइल होते हैं। अच्छा। अगर आप पीछा नहीं करेंगे तो वो खौफजदा रहेंगे। गुड। ये हमें अच्छा। पूछती नहीं। चक्कर क्या है? तो नासिर साहब मुझसे खौफजदा रह रहे कि तो इतने दुबले पतले हैं। मैं बाकी नहीं पूछी। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी हिट्स हैं नासिर साहब की, कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद रही? हाँ, उनकी एक फिल्म थी तूफान, हसन अस्करी साहब ने डायरेक्ट की थी। क्या बात है, वो इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर थे और फिर स्क्रिप्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था। और उस ज़माने में वो फिल्म मुझे ऐसा लगा कि किसी मैं इंग्लिश मूवी को देख रही हूँ, इस तरीके से वो पिक्चराइज हुई थी। फिर उनकी एक फिल्म थी ये आदम। ये आदम तो बहुत हाँ, अल्लाह गनी के रहमत करे, वो अब्दुल्ला चिल्ली साहब थे। वो फिल्म को उन्होंने उसके वो थे फिल्म साज थे उसके। हाँ, फिल्म साज थे। वो बड़ा टाइम लिया, उन बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, पता नहीं किस तरीके से। तो नासिर साहब ने वो फिल्म जो लिखी ना, उसको नेशनल अवार्ड उस ज़माने में शुरू हुआ था, वो मिला। तो बड़ा ही सेंसिटिव एक इशू था और उसको उन्होंने लेके वो फिल्म जो है वो बनानी। वो अगर आप देखेंगे तो आप, अगर कोई इंसान उसको ज़रा ये सोच के देखे ना, तो आप मौला जट को भी भूलेंगे। इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि फौरी तौर पे कौन सा डायलॉग आपको नासिर साहब का याद आता है, याद आ रहा है? कौन सा याद आ रहा है? देखिए, वैसे तो इस वक्त मुझे इस वक्त तो जहन में घुसा हुआ है, मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, रब तो बात। तो आगे से कहता है सुल्तान रही, कहता रब तो बात, मौले नू सिर्फ मैं मार सकना। तो ये बड़ी गहराई है इसमें। बड़े पोइटिक किस्म के जुमले उनके हमेशा रहे। नासिर साहब की क्या, मैं बड़ा एडमायर हूँ उनसे। मुझे ये बताइए आमना, ये जो मौला जट बिलाल अशारी साहब और नासिर साहब वाली जो बाद में आई है अभी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जो इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना हुआ हो, जो आप चूँकि उसका हिस्सा रही ना बहुत करीब से,
और आप शेयर करना चाहें कोई भी दिलचस्प वाकया, कोई ऐसी बात जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नई भी हो। वो जो सरगोदी की है ना जुबान, हाँ, उसका जिसको अपना हम जांगली जुबान जांगली जुबान कहते हैं, उसका अपना एक टेम्परामेंट है और डायलेक्ट है उसका। हाँ, तो उस अंदाज से इसमें से सारे उर्दू मीडियम में किसी को भी इंग्लिश मीडियम को उस तरीके से हाँ, डायलॉग जुमला हिट डिलीवरी भी बहुत हुआ नहीं था, आती वो क्या थी। है वो अपना वे मौले तेरी पक्की हाँ, मैं तेरी पक्की हाँ, पक्की क्योंकि उन्होंने अपने मशहूर अंदाज से कहा तो हाँ, लोगों ने तो वो ये सारे डायलॉग, वो फिर नासिर साहब जो थे ना, वो इनके पास बैठा करते थे, इनको बोल बोल के डायलॉग बताते थे, हाँ, लहजा फिर बताते बीच में फिर बड़ी हंसा मजाक होती थी कि वो ठीक से वो इनको बता रहे हैं, रोमन इंग्लिश में लिख लिख के दे रहे हैं, इनको खुद बोल के उस भाई ये लहजे जाखना आई है। में, हाँ ये जाखना है, तो वो वाले वो लहजे में वो सख्ती ला के और वो खड़पन ला के बात करनी, तो वो बड़ी प्रैक्टिस करते थे, सीख रहे होते थे, और फिर उसके बाद वो उसको डायलॉग को बोलते थे। तो नासिर साहब डायलेक्ट डायरेक्टर भी थे। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना साहिबा, आपके घर में मौला जट कौन है और नूरी नथ कौन है? लो भला, नूरी नथ तो हमारे घर में नासिर साहब ही होंगे। आप अपनी लाताब वर्ड लंदन हाँ, अपने पैर पे कई दफा कुल्हाड़ी मारी उन्होंने। देखिए फिर नूरी नथ इंसाफ पसंद तो था ना जी, और जो उसकी हमीयत थी, क्या एंड है भाई, है ना, वो कहना है कि नहीं भीख में तो नहीं, मुझे माफी चाहिए। क्या बात, ओए बख्शीश विच ते मैनू जन्नत भी मिले ते न लवाए ते लत्ते, ए लत अपना इंसाफ समझ के ले जा। क्या बात है। Stay with us नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बहुत सारी खूबसूरत यादों और बातों के साथ, और बहुत सारे अपने वसी ज़िंदगी के तजुर्बे के साथ हमारे साथ मौजूद है मैंने ओनली मोहतरमा आमना उल्फत साहिबा, हमारे साथ मौजूद है यंग मोहतरम फ़ारूक अली मून साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आमना साहिबा और फ़ारूक साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। तो आपसे चलिए शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जो अचानक मिला वो कोशिश से नहीं मिल पा रहा। अचानक एक चीज़ हो गई, जब उसके लिए बहुत मेहनत की गई लेकिन वो नहीं हासिल हो पाई, इसका अफसोस है। कि अल्लाह ताला आपको आइंदा इस किस्म की किसी भी महरूमी से दूर रखे, और जो आप चाहें वो इंशाल्लाह मेहनत से भी आपको हासिल हो। आमना साहिबा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस एक चीज़ की तकलीफ़ होती है माशरे के हवाले से, कि मुझे उस वक्त परेशानी होती है, ये रिग्रेट नहीं है, ये एक मेरी परेशानी है कि लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि मेरा सच उनके सामने झूठ लगने लगता है। ये चीज़ जो है ना, मैं झूठ के बड़ी सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये झूठ जो है, अब मुझे हैरत उन लोगों पे होती है कि वो इतने यकीन से झूठ बोल देते हैं, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। हाँ, सही कह रही हैं आप। जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की ना, मैं सोचता हूँ अगर कोई गलत बयानी की जाए और ये शख्स के सामने आएगी, क्या इसकी रिस्पेक्ट रह जाएगी? लेकिन लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, और उस वक्त तो शदीद हैरत होती है कि मेरे नॉलेज में है कि ये काम नहीं हुआ, और वो भी जानते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए गवाह हूँ, और वो एक थर्ड पर्सन के सामने मेरी मौजूदगी में कह रहे हैं कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। तो मैं उस वक्त रियली आई वाज शॉक्ड सम टाइम कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस तरह सच नहीं बोल सकते जिस तरह लोग झूठ बोलते हैं। ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कभी ज़मीर मलामत करता रहता हो, कॉन्शियस कचोके लगाता रहता हो कि यार ये फ़ारूक मुझसे गलत हुआ ज़िंदगी में, मैंने गलती की है? वो ऐसा हुआ कि काफ़ी चीज़ें आपको बाद में समझ आती, पहले नहीं आती। जब आप जवान हो रहे थे आपको लगता है कि मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, अब मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एज गुजरने के बाद वो चीज़ें फजूल लगने लग जाती है कि ये तो बात है, ये सही बात, ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, ये तो मुझे तब पहले कर लेना चाहिए। तो ये था कि मेरे ख्याल से जो मेन आर्टिस्ट की पहचान है वो गाना है। बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ नहीं होता, बहुत लोगों से मिलने से कुछ नहीं होता, जब तक आपका गाना नहीं हिट है तो कोई वैल्यू नहीं है आर्टिस्ट की।
सो उस टाइम पे थोड़ी देर या थोड़े मंथ या साल पहले मुझे इस चीज़ पे करना चाहिए था कि मैं गाना करता आते वापस, लेकिन अभी मैंने इस चीज़ पे स्टार्ट किया। मुझे दुख इस बात का कि मुझे पहले इस चीज़ को कर लेना चाहिए था। आपको लगता है आपने करियर में ये गलती की, गलती की। इसका आपको अफसोस है? हाँ जी, बिल्कुल। आमना साहिबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? वो जब मेरे बच्चे रिजल्ट लेकर आते थे ना A+, और फिर जब मुझे सबसे पहले पता चला कि मेरा बच्चा एट द एज ऑफ 35 बहुत बड़े अपने इंस्टीट्यूशन जो है उसका वो CEO बन गया, यंगेस्ट CEO इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसके लिए 100 CEOs की वो जो 101 की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम है। वेरी गुड। तो वो फिर मैं समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट उसने है। आपको सबसे, हाँ आपकी अचीवमेंट, नो डाउट, माँ की, वेरी गुड। उसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी, वो जो डायमंड जुबली फिल्में थी अपना नासिर साहब की, उससे भी ज़्यादा? हाँ, उससे ज़्यादा। अच्छा वो उनकी क्रिएटिविटी थी है? वो उनकी नहीं, ये देखिए ये आपकी थी? बच्चा जो होता है ना, ये तो आपका प्रोजेक्ट होता है। हाँ, ये तो पूरा आपका असासा है। और मेरे ख्याल में मियाँ बीवी मिलके बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। सारा हमने जितनी भी एफर्ट्स की या जो भी काम किए हमने बच्चों के लिए किए। मैं अगर घर में उनके लिए कर रही हूँ या नासिर साहब बाहर कमा रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? मिलजुल के दोनों ने, जी हाँ। तो वो बच्चों के लिए कर रहे थे ना। बच्चे जब फिर रिजल्ट देते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी का बाइस कोई लम्हा हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात वो रहीम व करीम है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं। माँ बाप तो सभी चाहते हैं, तो ये उसकी करम नवाजी रही हम पे कि हमारे सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे और सब ने ही अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़े माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी गाली जी आपके लिए, आपकी मदरहुड के लिए जिस तरह से आपने मेहनत की है, और ऑफ कोर्स नासिर साहब ने भी जिस तरह से साथ दिया। देखो ना असी अपने कबीले का भी तो ख्याल करना है। मैंने पता है कितना मुश्किल होता है बैठ के 8-8 घंटे 6-6 घंटे लिखना। वो तो क्रेडिट जो है ना वो हर हाल में अपने आपने मर्दों में सपोर्ट करना है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दें नासिर साहब को। हैप्पीएस्ट मोमेंट फारूक साहब की ज़िंदगी? 10 की बात है, तो यहाँ से भी 10 बच्चे वहाँ थे और 10 बच्चे वहाँ के, वो जोड़ियाँ बनाई थी उन्होंने। तो एक जिस प्रोग्राम में आप गए थे? हाँ, मैं जिस प्रोग्राम में था, स्टार्ट 2 देशों की एक आवाज़। तो वहाँ का जब प्रोमो स्टार्ट हुए 20 बच्चों में से, तो पहला प्रोमो मेरा चला, जस्ट मेरा ही चला पूरी दुनिया में प्रोमो। तो उसकी मुझे बड़ी खुशी थी। जब मैं वापस आया फिर वो जो एक मैं आपको मोमेंट बताता हूँ सर, मेरे घर से लेके और वो 2 मील तक रश ही रश था और गाड़ी, मतलब खुशी थी उनको, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मैंने किया और अपनी सिटी को, तो वो भी मेरे लिए ये भी हैप्पीएस्ट मोमेंट कि आपके सामने मैं बैठा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग फैन ऑफ यू सुन करके, बड़ा सुन के आपसे बात करके। और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और जो भी आप चाहें ज़िंदगी में अपने शोबे में भी अदरवाइज भी अचीव करें। बड़ा सफ़र अभी माशाल्लाह आपका बड़ा है, बड़ी उम्र, अल्लाह ताला आपको लंबी दे। आमना उल्फत साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ये था कि मेरी वालदा इस दुनिया से 2005 में चली गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल बेवगी में गुजारे। हाँ, हम 5 बहनें और 1 भाई, और मेरा भाई के बाद मेरा दूसरा नंबर। और मैं सिर्फ 10 साल की थी जब अब्बा रहलत फरमा गए। उसके बाद 35 साल वो सिर्फ हमारी परवरिश करती नहीं, हमें शादियां बच्चियों की करती नहीं। उनको एक सिंगल मदर के लिए कितनी मुसीबत हो सकती है। उसके बाद उनकी दुआओं से मैं जब MPA बनी 2007 में, तो आप सोच ही सकते हैं कि मैं कहूँ कि कहाँ कैसे अम्मी आ जाए और मैं अम्मी को खुशखबरी दूँ। क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई होल हार्टेडली खुश हो सकता है तो मेरी माँ के अलावा उस लेवल पे कोई खुश नहीं हो सकता। मगर वो उस वक्त दुनिया से जा चुकी थी। तो मेरे लिए वो लम्हा जो है ना, जब भी मुझे याद आता है ना, मैं कहती हूँ काश अम्मी होती, वो मुझे MPA बनता हुआ देखती। ये कामयाबी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि मैं तो अब कुछ भी नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे उस मकाम पे पहुंचाया। तो मतलब पंजाब में पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कितने MP होंगे? हाँ जी, लोगों का 9-10 करोड़ की आबादी में उस वक्त से लेकर आज तक 450 की असेंबली है, 5 साल चलती है। अब डिवाइड कर लें, तादाद हज़ारों में होगी। तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे रखा, वो मकाम अता किया। तो वो खुशी के लम्हात देखने के लिए मेरी अम्मी नहीं थी। और मुझे लगा कि ये ख़बर सुन के सिर्फ अम्मी खुश हो सकती थी उस लेवल पे। वैसे तो बच्चे भी खुश थे, नासिर साहब भी मुबारकबादी मुझे बहुत मिल रही थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, जो माँ खुश हो सकती। मैं उस वक्त
मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे अल्फाज नहीं है। आपको मुझे लग रहा है उस दिन बहुत याद आई शायद, बहुत याद है। कि इससे आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि अच्छा आप असल मोहब्बत जो है वो अपनी अचीवमेंट से नहीं अपने प्यारों से करते हैं, बिकॉज आप उनके लिए कर रहे होते उनके लिए हैं। इससे आपको खुद भी अंदाज़ा होता है कि अच्छा मैं फलाना शख्स से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अचीवमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो काश इसे देखता। ऐसे देखता। असल बड़ी एक अच्छी बात है, अपना भी इंसान को अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला आपकी वालदा को गनी की रहमत फरमाए, आप उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपने भी फरमाया अशरफ अली थानवी साहब की वो नवासी थी। मौलाना अशरफ अली थानवी जो थे उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उनके भाई थे अकबर अली थानवी। ठीक है, तो ये उनकी औलाद है। मैं समझ गया। तो उन्होंने अपने औलाद की तरह ही इनको पाला। हाँ, ठीक है। और मेरी वालदा उनकी गोद में खेली हुई है, तो वो उन्हें बड़े अब्बा कहा करती थी। ये बड़े अब्बा की गोद में और उनके पेट पे कूदना, उनके सारे वाक़यात थाना भवन के, सहारनपुर के, वो किस्से हमें सुनाया करती थी। तो वो इस तरीके से सुनाती थी, ऐसी मंजरकशी करती थी कि ऐसा लगता था कि हम खुद वहाँ पे मौजूद हैं। वो इस तरीके से बड़ा इल्मी खानवादा है, बड़ा और दीनी कितनी खिदमात है बिल्कुल। और फिर वो थानवी फैमिली सारी कराची में अभी भी माशाल्लाह से मौलाना एहतशाम उल हक थानवी, जी हाँ, सब हाँ, जी हाँ, हमारे साहबजादे भी, जी हाँ, वो सारी फैमिली माशाल्लाह से सारे दीनी स्कॉलर। और तो आपके तो ये रिश्तेदार हुए ना फिर सब? हाँ, मेरा नान का है ना, हाँ, मेरी अम्मी की फैमिली। ये मेरी पड़नानी भी जो थी वो भी मुंशी फाजिल थी। अच्छा। मेरी नानी अम्मा भी ZM ऑक्सफोर्ड मॉडल टाउन में पढ़ाया करती थी। मुंशी फाजिल बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और वो शेख सादी के अशार जो थे, हमारी पड़नानी इस तरीके से सुनाती थी बच्चों को बिठा के, वो फारसी में होते थे। जी, और सैकड़ों अशार उन्हें ज़ुबानी याद थे। आखिरी उम्र में वो अंधी हो गई थी, लेकिन वो बच्चों को अशार सुनाती थी, फिर उसका तर्जुमा भी बताती थी। फिर हमारी नानी अम्मा पढ़ाया करती थी। मेरी वालदा जो थी उस ज़माने की, उन्होंने अपना जिस वक्त पार्टीशन हुई तो उस वक्त वो कहती है कि हम अपने खून से नारे लिखा करते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और अपनी सब चीज़ें छोड़ के वो इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हुए खाली हाथ वहाँ से वापस आए। और यहाँ पे आके फिर मेरी वालदा ने वहाँ मिशनरी स्कूल में वो पढ़ा करती थी। यहाँ आके कूपर रोड से उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की, उन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर स्कूल में एज ए फेन रोड पे स्कूल है, आज भी है, उसकी वो इंग्लिश मीडियम की हेड मिस्ट्रेस रही। कि एक ऐसी बच्ची जो आपके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वालिदा जो है वो उनकी ज़ुबान उर्दू थी, और सहारनपुर, अशरफ अली थानवी, और फिर सरगोदे एक जनाब नासिर अदीब साहब, ख़ास यानी कि पंजाब का भी बिल्कुल दिल जिन्हों कहते हैं ना, और लहजा जो है हमारा ख़ास जांगली ख़ास स्टाइल का। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन रहा ये सफ़र जो है उर्दू और पंजाबी का? सबसे पहले तो मेरी वालदा की जो शादी हुई वो हमारे वालिद साहब से हुई, जो कि इंडस्ट्री के थे और उनका दीनी घराना था। वो भी चूँकि वो लोग सारे वहाँ पे, कोई इंडिया में रह गया, कोई कराची में चले गया, तो वो जैसे रिश्ते कराने वाली ख़वातीन होती हैं, तो वो वालिद साहब का रिश्ता लेकर वो आ गई। अच्छा, हमारे वालिद साहब जो थे ना, वो बेसिकली बहुत ही कल्चर्ड इंसान थे, बड़े असूलों के पाबंद थे, बड़े डिसिप्लिन के आदमी थे। उनका आज भी इंडस्ट्री में नाम जब मैं लेती हूँ तो वो सब लोग उठ के मेरे घुटनों को हाथ लगा देते हैं कि ये आप मलिक अमीर की बेटी, वो तो हमें पाला करते थे, वो हमें लाने वाले, वो हमें लेके चलने वाले, वो तो उनका अमीन मलिक साहब, वो बहुत बड़ा नाम। तो वो थे यहाँ के पंजाबी फैमिली के, मलिक फैमिली से उनका ताल्लुक था। अब्बा की हद तक था शोबी से, लेकिन घरों में ख़वातीन तक ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो अम्मी के साथ शादी हुई, एक अरेंज मैरिज थी, और उसके बाद अब्बा के इंतकाल के बाद नज़ीर अली साहब ही मेरी वालदा के पास आए और कहने लगे कि मलिक साहब जो हैं, उनके वो दफ्तर भी था जिसमें नए प्रिंट्स के साथ 19-20 फिल्में थी। आगा जी गुल जो थे वो भी अम्मी के पास आए। अब्बा को स्टूडियो में भी दफ्तर था, रॉयल पार्क में भी दफ्तर था, डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो वो फिर आए, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना बड़ा घर है, आपका यहाँ पे स्कूल बना देते हैं, इस एरिया में आप स्कूल बना लें। नज़ीर अली साहब कहने लगे कि आप, मैं बेटा हूँ तो मैं आपके लिए फ़िल्म मैं बनाता हूँ, तो उस दफ्तर को हम चलाते हैं, क्योंकि वालदा हमारी पर्दा करती थी, थानवी फैमिली से थी, वो तो शोबिस की दुनिया में जा ही नहीं सकती थी। तो वो फिर नज़ीर अली साहब नासिर अदीब साहब को लेकर आए और इनको कहा कि ये फ़िल्म ये लिखेंगे। अच्छा। तो नासिर साहब का एक बड़ा मज़े का वाक़या, बकौल नासिर साहब के, कहते हैं कि मैं शुरू में जब नया आया तो स्टूडियो में कोई घुसने ही नहीं देता था, तो कहते किसी तरीके से मैं घुस जाता था। तो एक दिन मैं इसी तरह घुस गया और मैं जाके अमीन मलिक साहब के दफ्तर के आगे चला गया और मैंने कहा जी मैंने कहानी सुनानी है। तो आपके वालिद साहब? वालिद साहब। उन्होंने कहा जी आ जाओ।
कहते हैं मैंने उनको 2 ही सीन सुनाए थे तो उन्होंने मेरी टिका के बेइज्जती की, खूब गालियाँ दी और निकाल दिया। अच्छा, तो मैंने कहा आपने उसका बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। जब नासिर साहब को नज़ीर अली साहब लाए तो इन्होंने कहीं मुझे देख लिया होगा, मैं वो टेबल टेनिस वो चिड़ी छक्का खेल रही थी, हाँ बैडमिंटन, हाँ तो इन्होंने कहीं देख लिया। हाँ अब ये इन्होंने सोचा कि अब इस लड़की से कि मैं कैसे शादी करूं, तो अब वो हम तो मर्दान खाने में नहीं जाया करते थे, तो इन्होंने मेरी वालदा को पटाया इस तरीके से, इतने शरीफ शहरी बन के उनको मिले, इतने ताबेदार, इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बन गए, उनके सामने यूँ सर झुका के बैठते थे। अम्मी को ऐसा पटाया कि उन्होंने कहा मैंने इसी शख्स को अपना दामाद बनाना। तो वो दौर जो था उस ज़माने में, वो कहाँ लड़कियों से कोई पूछता था और ना हमें पता था उस दौर में। तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तो आपकी वालदा का देखिए इतना ज़िंदगी का तजुर्बा था, वो तजुर्बा ठीक निकला फिर? हाँ ठीक निकला। ठीक निकला ना? हाँ, ठीक निकला। तो बस शुक्रिया अदा करें अपनी वालदा का। मैं वहाँ जाके पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अभी जो आपने कहा ना, वो जब आप बैडमिंटन खेल रही थी, नासिर साहब ने आपको देखा, तो मैं आपको अभी वाइंड अप पे एक शेर सुनाऊंगा इस हवाले से। जो होता है ना, इत्तफाकात होते हैं देखने के, मिलने के, अगर मोमेंट गुजर जाए तो ज़िंदगी के 30-30, 40-40 साल मुख्तलिफ हो सकते हैं वो एक लम्हे की वजह से। तो मगर मैं चाहूँगा कि आखिर में हम इनसे कुछ सुन लें, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। आई होप कि आप लुत्फ लेंगे उसका। जी, क्या आखिर में सुनाएंगे आप? दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते, हर नए दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते, हर नए मोड़ पे एक ज़ोक नया देते। कैसे मुमकिन है दुआ भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाए, बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, आगे आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। और वो जो मैं कह रहा था ना कि बाज़ औक़ात बैडमिंटन देखते हुए, उस दिन देखिए अगर आप बैडमिंटन ना खेल रही होती तो हो सकता है कभी नज़र ही ना पड़ी होती है ना, तो ये होता है ना बाज़ औक़ात। तो आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, तुम किसी वक्त भी ये मौजज़ा कर सकती थी। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। हाँ मैं पागल भी हूँ। अच्छा, ये शेर की बात नहीं हो रही थी, मैं बता दूँ आगे हो। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। और शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, ये कनीज़ें भी ज़रा और संवर सकती थी। और जो शेर मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो था कि मुझसे मिलना था, मेरा होना था वरना उस रोज़, मुझसे मिलना था, मेरा होना था वरना उस रोज़, तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम और व्यूअर्स इंतज़ार करेंगे कि आप और नासिर साहब दोनों इकट्ठे किस दिन आते हैं और एक भरपूर एक गंडासा और कुहाड़ा रखिए। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।